नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में आंसर को बना बनाकर कैसे लिखें। यानी कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर मालूम ना हो तो उसका उत्तर हम बना बना के कैसे लिखेंगे, इस प्रश्न के अंदर हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने बीए परीक्षा की तैयारी बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, यानी कि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको एग्जाम के अंदर काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों जब भी आपको परीक्षा के अंदर या एग्जाम के अंदर किसी प्रश्न का उत्तर मालूम ना हो तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और उसके अंदर क्या उत्तर लिखने के लिए कह रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है कि वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला पर प्रकाश डालिए, दशराग युद्ध का भी उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो एक बात क्लियर हो जाता है। ये कह रहा है कि वैदिक काल के सैन्य संगठन, यानी ये किस काल का कह रहा है? वैदिक काल का कह रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है, तो ये कह रहा है वैदिक काल का, यानी पुराने समय में वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला पर प्रकाश डाली। यानी कि वैदिक काल में जो सैन्य संगठन होता था। अब सैन्य का मतलब क्या होता है? सैन्य का मतलब होता है सैनिक, और संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब होता है समूह। यानी कि वैदिक काल में जो सैनिकों का समूह होता था और जो युद्ध कला होता था उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। और आगे कह रहा है कि दशराग युद्ध का भी उल्लेख कीजिए। यानी कि दशराग युद्ध क्या होता है इसके बारे में हमें उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो हम उसका उत्तर लिखेंगे। और अगर हमें उसका उत्तर पता नहीं है तो अब क्या करेंगे, ध्यान समझिए। अगर हमें प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, फिर हम एक एक शब्द को लेंगे और एक एक शब्दों का अर्थ और मतलब समझेंगे कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, और हम उस शब्द के बारे में कितना जानते हैं। जैसे यहाँ पे वैदिक काल है, तो वैदिक काल शब्द जो है, आप वैदिक काल के बारे में क्या जानते हैं। उसके बाद अगला शब्द है सैन्य संगठन, यानी कि आप सैन्य संगठन के बारे में क्या जानते हैं, सैन्य संगठन से क्या समझते हैं। फिर अगला शब्द है दोस्तों युद्ध कला, आप युद्ध कला से क्या समझते हैं, युद्ध कला के बारे में क्या जानते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला शब्द है दशराग्य, आप दशराग्य के बारे में क्या जानते हैं और युद्ध के बारे में क्या जानते हैं। तो जब इस तरीके से आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता ना हो तो एक एक शब्द को ले लीजिए और उस शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं इसके बारे में आप विचार कीजिए। जब आप किसी शब्द के बारे में विचार करेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि किस शब्द के बारे में आप जानते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको किसी शब्द के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो समझ लीजिए कि आपको उस प्रश्न का उत्तर हो गया। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप वैदिक काल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप वैदिक काल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आपको सैन्य संगठन के बारे में पता है कि सैन्य संगठन क्या होता है। सैन्य का मतलब होता है सैनिक, संगठन का मतलब होता है समूह, यानी कि सैनिकों के समूह के बारे में पता है कि जो भी सैनिक होते हैं उनके समूह कैसे होता है, सैनिक किस तरीके से रहते हैं, सैनिकों का खान पान कैसे होता है, सैनिक जो है किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, किस तरीके से लड़ाई करते हैं। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप उसका उत्तर लिखेंगे। मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। उसके बाद दोस्तों युद्ध कला, अगर आपको युद्ध कला के बारे में भी थोड़ा सा पता है कि युद्ध जो होता है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रेटेजी यूज किया जाता है, किस तरीके से लड़ाई किया जाता है, तो इसके बारे में आप इसका उत्तर लिख सकेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपको दशराग के बारे में नहीं पता है, युद्ध के बारे में पता है, तो भी आप लिख पाएंगे। तो आपको अगर किसी प्रश्न का उत्तर पता नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, शब्दों को अलग ले लेना है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि शब्दों का खंडन करना है, और शब्दों का खंडन करने के बाद क्या करना है, उस शब्द के बारे में सोचना है कि उस शब्द के बारे में क्या जानते हैं। तो वैदिक काल के बारे में आपको नहीं पता है, सैन्य संगठन के बारे में पता है, युद्ध कला के बारे में पता है, और युद्ध के बारे में पता है। बस आपको 3 शब्दों के बारे में पता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बना के समझिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्रश्न का, पूरे प्रश्न का आपको परिभाषा लिखना है या फिर इसका भूमिका लिखना है। हो सके तो आप परिभाषा लिख दीजिए या इसका भूमिका लिख दीजिए या प्रस्तावना लिख दीजिए, जो भी आपको समझ में आए लिख दीजिए। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला आपका हेडिंग जो होना चाहिए बना के, अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो पहला जो आपका हेडिंग होना चाहिए, या तो आप उसका प्रस्तावना लिख दीजिए या भूमिका लिख दीजिए या परिभाषा लिख दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भूमिका लिखिए। यहाँ पे मान लीजिए आपने पहला हेडिंग डाल दिया भूमिका, आपको इस प्रश्न के बारे में नहीं पता है, बस 2-3 शब्दों के बारे में पता है। पहला शब्द है सैन्य संगठन, इसके बारे में आपको पता है। दूसरा शब्द है युद्ध कला, युद्ध कला के बारे में पता है। और तीसरा शब्द है युद्ध, युद्ध के बारे में आपको पता है। बाकी जो भी पूछ रहा है उसके बारे में आपको नहीं पता है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे प्रश्न का आप जो है भूमिका लिखेंगे। तो पहला हेडिंग आपका हो जाएगा भूमिका। फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग किस तरीके से लिखेंगे इसके आगे। अब भूमिका के अंदर क्या लिखेंगे उसको समझ लीजिए। भूमिका के अंदर आप लिखेंगे कि जो सैन्य संगठन होता है किस तरीके से कार्य करता है, सैन्य संगठन का मतलब क्या होता है, सैनिक क्या होता है, युद्ध कला क्या होता है, लड़ाइयाँ किस तरीके से होती है, युद्ध कैसे होता है, पक्ष क्या होता है, विपक्ष
पक्ष क्या होता है इसके बारे में तो थोड़ा थोड़ा लिख के भूमिका बना देंगे, क्योंकि आपको पता होगा भूमिका कैसे लिखा जाता है। अब दोस्तों आगे क्या लिखेंगे आप बना करके, तो आपको सैन्य संगठन के बारे में पता है कि सैन्य संगठन क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे सैन्य संगठन। दूसरा जो आप हेडिंग दागेंगे इस तरीके से लिखेंगे आप सैन्य संगठन। दोस्तों देखिए, अगर आपको लिखने का तरीका पता है और आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो भी आप पास हो जाएंगे, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो अगला हेडिंग आप लिख देंगे सैन्य संगठन। अब सैन्य संगठन लिखने के बाद सैन्य संगठन में आप क्या लिखेंगे उसको समझिए। सैन्य संगठन के अंदर आप लिखेंगे कि सैन्य मतलब होता है सैनिक और संगठन का मतलब होता है समूह, यानी कि सैनिकों का जो समूह होता है वो किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, जब युद्ध होता है तो सैनिकों का समूह मतलब जो सैनिकों का संगठन होता है उसका कितना महत्व है, और सैनिकों का संगठन जो होता है उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है अगर वो युद्ध करने जाता है तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि सैन्य संगठन क्या होता है दूसरे हेडिंग के अंदर। अब सैन्य संगठन के बारे में आप लिख दीजिए। अब आगे आप देखेंगे कि सैन्य संगठन जो होता है, सैन्य संगठन के कार्य क्या होते हैं, तो आप अगर चाहें तो सैन्य संगठन के बारे में पहले लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि उसके बाद आप इसके अंदर पहला पॉइंट दीजिए, और पहला पॉइंट दे के इसके अंदर लिखिए सैन्य संगठन के कार्य। इस तरीके से आप बना के लिखिए कि सैन्य संगठन के कार्य, यानी कि सैन्य संगठन है जो सैनिकों का संगठन होता है, जो सैनिकों का समूह होता है उसके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में लिखिए कि जो भी सैनिक होते हैं उसके क्या कार्य होते हैं। तो पहला आप इसके अंदर पॉइंट दे दिए सैन्य संगठन के कार्य। उसके बाद दूसरा पॉइंट दे दिए सैन्य संगठन का आपका कार्य हो गया। फिर उसके बाद आगे लिख सकते हैं आप कि जो सैन्य संगठन होता है, जो सैनिकों का संगठन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए। तो आगे आप लिख सकते हैं सैन्य संगठन का महत्व। ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको अगर परीक्षा के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आपको लिखने आता है बना करके, तो आप जितना चाहे उतना नंबर पा सकते हैं। अगर ये जो क्वेश्चन है अगर 10 नंबर का है तो 10 में से आप 7 या 8 नंबर ला सकते हैं। बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर पता है नहीं पता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अगला हेडिंग लिखेंगे सैन्य संगठन का महत्व। यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे सैन्य संगठन का महत्व, क्योंकि दोस्तों देखिए आपको जो है बस एक शब्द के बारे में पता है, 2 शब्द के बारे में। पहला है सैन्य संगठन, दूसरा है युद्ध कला। तो सैन्य संगठन और युद्ध काल के बारे में पता है, तो इन्हीं 2 शब्दों को यूज करके आपको जो है पूरा प्रश्न के अंदर जो है कि 2 से 3 पेज लिखना है, कम से कम 3 पेज का उत्तर लिखना है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपको पता होगा कि कम से कम 3 पेज से, यानी 3+ पेज आपको लिखना होता है, 3 पेज से ऊपर लिखना होता है। और इसके अंदर दोस्तों आपको कम से कम 6 या 7, कम से कम 5 हेडिंग आपको बनाना होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर। अगर आप 5 हेडिंग के अंदर इसका उत्तर लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो आपको इस प्रश्न के अंदर बस 2 ही शब्द पता है, सैन्य संगठन युद्ध कला। तो पहले आप सैन्य संगठन के बारे में इसका भूमिका लिख दीजिए, यानी पूरे प्रश्न का पहले आप भूमिका लिखेंगे कि वैदिक काल क्या होता है, सैन्य संगठन क्या होता है, पूरे प्रश्न का आपको भूमिका लिखना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा हेडिंग लिखेंगे जो आपको पता है सैन्य संगठन, यानी सैन्य संगठन के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में लिखेंगे। और फिर सैन्य संगठन के अंदर लिखेंगे आप इस सैन्य संगठन के कार्य क्या होते हैं, यानी कि जो सैनिकों का समूह होता है वो कार्य क्या करता है। तो सैनिकों का कार्य क्या होता है, लड़ाई करना, दुश्मन से लड़ना, अपने राज्य के लिए काम करना। उसके बाद दूसरा हेडिंग लिखेंगे इसी के अंदर कि सैन्य संगठन का महत्व क्या होता है, यानी कि जो सैनिक होते हैं, जो सैनिकों का समूह होता है, किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए सैनिकों का समूह होना कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आप लिख देंगे। तो सैन्य संगठन के अंदर आपका 2 पॉइंट हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब तीसरा हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा हेडिंग क्या होगा, युद्ध कला। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपको सैन्य संगठन के बारे में पता था, आपने सैन्य संगठन के बारे में लिख दिया। अब आगे आता है आपके युद्ध कला। युद्ध कला के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं, तो अगला हेडिंग दोस्तों दागेंगे आप युद्ध कला। यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे आप युद्ध कला। अब दोस्तों युद्ध कला के बारे में आप पहले लिखेंगे, और जब युद्ध कला के बारे में आप लिख लिए, ध्यान दीजिए, जब आप युद्ध कला के बारे में लिख लिए तो आगे आप दागेंगे इसी के अंदर पॉइंट नंबर 1 देखिए, इसके अंदर भी लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए जो भी बीए के एग्जाम होता है, अगर उसके अंदर अगर आप पॉइंट देके लिखेंगे और हेडिंग देके लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको पता नहीं है कि आपने पढ़ाई किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो अगला हेडिंग जो लिखेंगे हम लोग, हमको जो पता है शब्द युद्ध कला। अब युद्ध कला के बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे युद्ध कला, और युद्ध कला के अंदर हमको जितना भी पता है उसके अंदर लिख देंगे कि युद्ध कला क्या होता है, युद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग हम लिख दिए। अब युद्ध कला से संबंधित हम क्या लिखेंगे, फिर इसके अंदर भी लिखेंगे हम युद्ध कला का महत्व। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे युद्ध कला का महत्व। ये हमारा हो जाएगा पहला पॉइंट। इसके अंदर इस हेडिंग के अंदर पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा युद्ध कला का महत्व।
फिर इसके अंदर हम दूसरा हेडिंग अगर चाहें तो बना सकते हैं, युद्ध कला का महत्व हो गया। अब इसके अंदर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि युद्ध कला का उपयोगिता, यही फिर युद्ध कला का उपयोगिता क्या है इसके बारे में लिख सकते हैं। तो दूसरा हेडिंग बना सकते हैं युद्ध कला की उपयोगिता, यानी कि अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध करते समय हमें युद्ध कला की उपयोगिता क्यों करना चाहिए, इसकी क्या उपयोगिता है, अगर ये कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो दो पॉइंट इसके अंदर भी बन गया कि युद्ध कला का महत्व क्या है और युद्ध कला का उपयोगिता क्या है, कि युद्ध कला क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों इसका इतना ज़्यादा उपयोगिता है, तो इसके बारे में आप लिख दिए। तो आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 हेडिंग आपका बन गया। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लिखा है कि वैदिक काल के सैन्य संगठन, तो आपने सैन्य संगठन के बारे में लिख दिया क्योंकि वैदिक काल के बारे में आपको पता नहीं है। फिर आगे आता है युद्ध कला, आपने युद्ध कला के बारे में लिख दिया। फिर कह रहा है कि दशराग युद्ध का भी उल्लेख कीजिए। अब दशराग युद्ध क्या होता है, तो दशराग युद्ध के बारे में आपको पता नहीं है तो आप क्या कीजिए कि युद्ध के बारे में लिखिए, आपको जो पता है उसके बारे में आप लिखिए कि युद्ध क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे दशराग है, मान लीजिए कि आपको ये पता है कि दशराग युद्ध नहीं जानते हैं, आप जानते हैं कि जो रावण और भगवान राम का जो युद्ध होता है, तो उसमें दोस्तों आपको राम और रावण का जो नाम है उसका उल्लेख नहीं करना है, बस आपको ये रखना है, आपको जो है कि युद्ध के बारे में बताना है। भगवान राम और रावण का नाम उसमें यूज नहीं करना है, बस आपको युद्ध के बारे में लिखना है कि युद्ध क्या होता है। छोड़िए भगवान राम और रावण के बारे में, छोड़िए, आप क्या कीजिए कि आप युद्ध के बारे में जितना जानते हैं उसके बारे में लिखिए कि युद्ध क्या होता है, युद्ध कैसे किया जाता है, युद्ध के लाभ क्या होते हैं, युद्ध के हानि क्या होते हैं, युद्ध से क्या क्या क्षति होती है और युद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, युद्ध से किसको नुकसान होता है, इसमें जो लोग मरते हैं उससे क्या नुकसान होता है, देश को कितना नुकसान होता है, तो इसके बारे में आप लिखिए। तो अगला हेडिंग आप जो बनाएंगे इसके अंदर बना के लिखने के लिए, तो अगला आप हेडिंग लिखेंगे युद्ध। यहाँ पे आपका चौथा जो हेडिंग हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा युद्ध। अब युद्ध के बारे में आप लिखेंगे कि युद्ध क्या होता है, युद्ध कैसे किया जाता है, इतना जब आप लिख लेंगे तो फिर आगे इसके अंदर आप पहला पॉइंट देंगे युद्ध के यहाँ पे देखेंगे दोस्तों युद्ध के हानि, युद्ध की क्या हानि होती है इसके बारे में आप लिखेंगे कि युद्ध की क्या हानि होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरा पॉइंट देकर लिखना चाहें तो लिख दे सकते हैं कि युद्ध की हानि हो गया। अब लिख सकते हैं कि युद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यानी युद्ध जब आप कर रहे हैं तो युद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप परीक्षा देने जा रहे हो, जिस भी क्वेश्चन का अगर आपको उत्तर पता नहीं है तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए और जब प्रश्न समझ में ना आए तो उसके जितने भी शब्द दिए हमें उस प्रश्न के अंदर उन एक एक शब्द को ले लीजिए और एक एक शब्द को लेकर के अलग अलग उसका खंडन कर लीजिए और खंडन करने के बाद एक एक शब्द को देखिए कि किन शब्दों के बारे में आप जानते हैं और जिन शब्दों के बारे में आप जानते हैं उनको इस तरीके से बना करके लिख दीजिए। जब आप अच्छे तरीके से हेडिंग देके बाकायदा आप क्या कीजिए, ब्लैक पेन से एकदम अच्छे से हेडिंग लिखिए, बिना एकदम कोई टेंशन मत लीजिए, बिना टेंशन के, बिना डरे हुए और बिना किसी धारणा के। ये धारणा मत रखिए कि मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं दोस्तों। एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपकी कॉपी के अंदर एक एक शब्द को देखेगा, एक एक लाइन को देखेगा, नहीं, एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और बिना डरे हुए आपको जो पता है उसको लिखिए, आपको नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर दिक्कत है, अगर आपको कोई और कुछ जानना है, जैसे कि एग्जाम के अंदर हेडिंग कैसे बनाए, किसी भी प्रश्न का हेडिंग अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर अगर आपको उत्तर लिखने नहीं आता है तो इस चैनल के ऊपर जाइए। इस चैनल के ऊपर अनगिनत वीडियो बना के डाला हुआ मैं, उसके ऊपर हर टॉपिक के ऊपर वीडियो डाला हूँ कि परीक्षा के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो परीक्षा से जो भी दिक्कत है, आपको जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान मैं वीडियो के अंदर बताया हूँ, उसको देखिए और समझिए।